स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में, जो कि अब नया वीडियो है, हम लोग डिस्कस करेंगे द चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस को पूरे डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। और आज शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट से, जिन टर्म्स को आपको समझना बहुत जरूरी है टू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स। हमको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं, जिनमें कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करे और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सके, वो सारे होते हैं मेटल्स। यानी मेटल्स में कंडक्टर होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरे हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन कंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है, जैसे कि रबर या वुड लाइक दैट स्ट्रक्चर। तीसरा टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट, चौथा टर्म आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद दो टर्म और आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आइए सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई केमिकल कंपाउंड को हमने लिया और उसकी दो स्टेट हो सकती हैं, या तो फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन एक्वस स्टेट, यानी कि पानी में भी सोल्यूशन बना दिया या एक्वस स्टेट में ले आए। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि वो कंडक्टिविटी को शो करता है, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स फ्यूज्ड और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कोई केमिकल कंपाउंड फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अभी बेसिक सा डिफरेंस है, अभी डिटेल में इसको हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगी तो चैप्टर समझने में आसानी होगी। और उसके बाद दो टर्म्स आती हैं। एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि फुल लेंथ में पढ़ना है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना परफॉर्म करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर और डिवाइस यूज करते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस बेसिक के बाद अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना जो लेने जा रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और इसका डिटेल स्ट्रक्चर। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तो तभी परफॉर्म होगी जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हमको पता हो, और उसी के अंदर तो ये प्रोसेस परफॉर्म होना है। तो आइए शुरू कर दें इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में सबसे पहले हमको डिस्कस करना है अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक वेसल है, ये एक इंसुलेटिंग वेसल है, नॉन कंडक्टिंग वेसल है, एक बर्तन है, इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इंसुलेटर से बनाया जाता है। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस भरा गया, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस स्टेट में होगा या फ्यूज्ड स्टेट में होगा। इस इलेक्ट्रोलाइट की खास बात होती है कि जब इसमें करंट पास की जाती है तो ये डिसोशिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की यही पहचान है, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक दो चीजें देख ली। एक है ये वेसल, जो कि इंसुलेटिंग वेसल है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस भरा है एक्वस या फ्यूज्ड स्टेट में, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा पॉइंट, यहां पर इस सोल्यूशन में दो प्लेट्स लगाई जाती हैं। देखिए आप, ये एक ये प्लेट्स है और दूसरी ये प्लेट है, ये मेटल की बनी हुई दो प्लेट्स हैं। इनका वायर के थ्रू कनेक्शन बनाया गया, एक की से, और उसके बाद एक बैटरी से लगाया, बैटरी के बाद एक रेजिस्टेंस या बल्ब लगाया, और दूसरी प्लेट से वायर से जोड़ दिया। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो प्लेट है मैंने लेफ्ट में बनाई है, इसका कनेक्शन की के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से है, और दूसरे तरफ से जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है। ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इनको इन जनरल नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड्स, यानी दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, वन इज एनोड और सेकंड इज कैथोड। आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट की ओर इस प्लेट पे एनोड लिखा हुआ है, यहां पर कैथोड लिखा है। सवाल उठता है क्यों? यहां पर स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मेजॉरिटी में लोग ये गलतियां करते हैं। क्या? आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एनोड एंड कैथोड, तो सभी लोग कहते हैं पॉजिटिव प्लेट इज एनोड एंड नेगेटिव प्लेट इज कैथोड। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कॉन्सेप्ट ही आपने रॉन्ग कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं है। कैथोड और एनोड आर नॉट द नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। एनोड पॉजिटिव प्लेट नहीं है, कैथोड नेगेटिव प्लेट नहीं है, ये तो सिर्फ प्लेट्स हैं। क्या है? वो प्लेट
जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको एनोड बोलते हैं, और वो प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होती है उसे कैथोड बोलते हैं। यानी द इलेक्ट्रोड, जो प्लेट है उसका नाम इलेक्ट्रोड है, तो द इलेक्ट्रोड which is dipped in electrolyte and connected with the positive terminal of the battery is anode, and the electrode which is connected with the negative terminal of battery is cathode। तो देखिए यही डेफिनेशन आपको लिखी मिलेंगी। एनोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो आज से ये गलती सुधार लीजिए, कभी भी ये मत बोलिए कि एनोड इज पॉजिटिव प्लेट और कैथोड इज नेगेटिव प्लेट। दीज आर द प्लेट्स और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो देखिए जैसे ही हम इस सिस्टम को बनाने के बाद इस की को प्रेस करते हैं या स्विच को ऑन करते हैं तो इस सिस्टम में, इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट फ्लो करेगी और ये करंट इस वायर के थ्रू कहां पर आएगी, एनोड में आएगी और एनोड से होके इस इलेक्ट्रोलाइट में आएगी। इस इलेक्ट्रोलाइट में आने के बाद ये कैथोड से होती हुई, नेगेटिव टर्मिनल से होती हुई वापस यहां बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगी। मींस करंट यहां से चलती है, एनोड पे आती है, एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में आती है, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे आती है, कैथोड से होती हुई नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाती है और सर्किट पूरा हो जाता है। जब ये सर्किट पूरा होता है तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, देखिए व्हेन द स्विच और की इज मेड ऑन, करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड पासेस फ्रॉम एनोड एंड एंटर द इलेक्ट्रोलाइट। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइट में आ गई तो यहां से निकल के सर्किट तो पूरा होगा, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये करंट यहां इलेक्ट्रोलाइट में आने के बाद डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करती है। टर्म याद रखिएगा, क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करने लगती है, यानी आयोनाइजेशन इन द इलेक्ट्रोलाइट होने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट कैटायन और एनायन में ब्रेक होने लगता है, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। और उसके बाद ये करंट यहां से वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे चली जाती है। तो डिसोसिएशन इन द इलेक्ट्रोलाइट कब हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और वो करंट एनोड से आ रही है और कैथोड की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आने पे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर रही है। अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जब करंट एनोड से आके इलेक्ट्रोलाइट में आती है तो इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करती है और बल्ब यहां पर ग्लो करता है। जब ये सर्किट पूरा हो जाता है और कैथोड से करंट नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाती है तो बल्ब का ग्लो करना, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्ब का ग्लो करना, ब्राइटली ग्लो करना या डिम तरीके से ग्लो करना या ग्लो नहीं करना, किस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा इस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, हाईली डिसोसिएट हो रहा है, तो बल्ब बहुत ब्राइटली ग्लो करेगा और यह तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयोनाइज होते हैं, ग्रेटली डिसोसिएट होते हैं। तो पहला पॉइंट आया, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बल्ब का ग्लो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन जो यहां पर हो रहा है ड्यू टू करंट वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक है तो ये बल्ब डिम तरीके से ग्लो करेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बल्ब हल्के से ग्लो करता है और इसके अंदर अगर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है तो करंट पास करने के बाद भी डिसोसिएशन तो होगा नहीं, तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। मींस एक आइडेंटिफिकेशन है, बल्ब का कनेक्शन बनाने से हमको यह पता लग जाता है कि कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है और वो कब ऑफर होगी, जब करंट फ्लो करे और करंट डिसोसिएट कर दे इलेक्ट्रोलाइट को। तो वो इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे पता लगाया हमने, बल्ब के ग्लो करने से। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब इस बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल फिनोमेना है जिसमें जब एक करंट फ्लो कराई जा रही है और ये करंट भी कौन सी करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो व्हेन द डायरेक्ट करंट इज पास इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट या तो फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है। तो व्हेन द डायरेक्ट करंट इज पास्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट,
देन व्हाट हैपेंस, तो देखिए पहला पार्ट आया कि करंट पास हो रही है और इलेक्ट्रोलाइट में आ रही है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये डीकंपोज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। कब होगा? जब करंट फ्लो कराई जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक वो फिनोमेना है जिसमें कि करंट को इलेक्ट्रोलाइट में पास करने पे, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? एक्वस और मोल्टन स्टेट में है, और करंट कैसी है? डायरेक्ट करंट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट उस करंट की हेल्प से डिसोशिएट हो जाता है या डीकंपोज हो जाता है, और कैटायन और एनायंस प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद, ये तो पहला प्रोसेस हुआ, अभी इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक और टर्म हम बड़ी इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ आयन टेक प्लेस। जैसे ही ये डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन और एनायन में, डिस्चार्ज ऑफ आयन टेक्स प्लेस एज द न्यूट्रल एटम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब हमको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो देखिए कैटायन और एनायन तो बन गए डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। उसके बाद ये कैटायन और एनायन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड वो इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। और यहां पे देखिए कैटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस बन के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए यहां पर प्लस और माइनस के आयंस हैं, और ये वो प्लेट्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हैं। तो इन प्लस और माइनस आयंस का मूवमेंट होगा, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ आयंस। और यहां पे ये प्लेट्स पे आते हैं। अब कौन सा आयन किस प्लेट पे आएगा, अब यही डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहां आके ये आयंस से न्यूट्रल एटम बनाते हैं, और न्यूट्रल एटम की फॉर्म में इन इलेक्ट्रोड्स पे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ आयन टेक प्लेस एज ए न्यूट्रल एटम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आइए अब इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम एक एग्जांपल लेके इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, इसको हमने फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में ले लिया। तो पहला स्टेप जो मैंने बोला था वो है डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड का यहां सोल्यूशन ले लिया, कौन सा सोल्यूशन ले लिया? सोडियम क्लोराइड, और इसमें करंट पास करी इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये डिसोशिएट होगा। डिसोशिएशन या डीकंपोजिशन ऑफ NaCl होगा। तो देखिए क्या होगा, NaCl से बन जाएंगे सोडियम Na+ और Cl-, ये कहलाएंगे कैटायन, और Cl- कहलाएंगे एनायन। यानी यहां पर सोडियम और क्लोराइड आयंस आ गए। आपके सामने दो तरह के आयन आ गए, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ये कैटायन और ये एनायन। जैसा कि मैंने बोला था, दूसरा स्टेप होता है डिस्चार्ज ऑफ आयन एज ए न्यूट्रल एटम टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसका मीनिंग देखिए। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये सोडियम देखिए कैटायन है ना, तो ये इस प्लेट पर आएंगे। किस प्लेट पे? कैथोड पे। ध्यान से समझिएगा, ये कैटायन है तो ये उस प्लेट पर आएंगे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। मींस सोडियम आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, ये वो इलेक्ट्रोड है। और क्लोराइड आयन किस तरफ आएंगे? उस प्लेट की तरफ आएंगे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, क्योंकि ये माइनस वाला आयन है, एनायन है। ये लॉजिक बहुत सिंपल है। तो क्या होगा, जब कैथोड पे ये सोडियम आयन पहुंचेंगे, या सोडियम आयन या कैथोड पे पहुंचेंगे, यानी उस प्लेट पे जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, वहां जाके क्योंकि इन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैटायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम का एटम बना लेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये फिनोमेना ऑफ रिडक्शन हो गया। एनोड पे क्या होगा, जब ये क्लोराइड आयन एनोड पे आएंगे, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो ये फिनोमेना हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइन, क्लोरीन के एटम बन जाएंगे। क्लोराइड देखिए Cl बन गया, ये दोनों एटॉमिक स्टेट में आ गए। तो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल एटम बन गए कैटायन और एनायन से। और कैथोड पे रिडक्शन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ। मींस इलेक्ट्रोलिसिस में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, और इस तरह से न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। और लॉजिक देखिए, करंट आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फुलफिल हो रहा है, और इलेक्ट्रोलिसिस इस तरह से पूरी हो जाती है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में
इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग और डिटेल्स स्टडीज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट एंड वेरियस कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे। थैंक यू।